आपको क्या लगता है, आप खुद को कितना जानते हैं? आपकी पहचान, आपके परिवार की कहानियां, आपको यकीन है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा बताया गया है? एक हिस्सा है आपके अंदर जो रोशनी से नफरत करता है, जो अंधेरे का इंतजार करता है। एक ऐसी भूख, एक ऐसी ताकत जिसे आपके पुरखों ने सालों तक छुपाया, इस उम्मीद में कि वह आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। ये कहानी एक ऐसे ही दबे हुए सच की है, और जब यह सच बाहर आएगा तो आप अपने ही खून से डरने लगेंगे। इस कहानी के अंत तक आप रोशनी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि वह आपको कभी बचा ही नहीं रही थी। वह सिर्फ उस चीज को छुपा रही थी जो आपके अंदर सो रही है। कॉलेज की छुट्टियां, आप सोचते हैं कि यह आराम करने का, शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर जाने का समय है। यही सोचकर ईमान अपने प्रांत लौटा था। हवा में घुली मिट्टी की सौंधी महक और पुराने घर की खामोशी, यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे वह लगभग भूल चुका था। पर इस बार उसकी वापसी का कारण सुकून नहीं, एक जिम्मेदारी थी। उसके दादा लोलो नार्दो, एक मजबूत इंसान जिनकी कहानियां सुनकर ईमान बड़ा हुआ था, अब एक व्हील चेयर तक ही सीमित थे। सालों से लकवाग्रस्त, उनकी आंखें बस खामोशी से सब कुछ देखती रहती। उनकी दुनिया उस कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती थी, और ईमान की दुनिया अब उनके चारों ओर घूमने वाली थी। यह एक सामान्य धारणा थी, एक साधारण पारिवारिक कर्तव्य। लेकिन ईमान को इस बात का एहसास नहीं था कि वह जिस अवस्था में कदम रख रहा है वह सामान्य से बहुत दूर थी, उसकी कल्पना की सीमाओं के भी पार। यह सिर्फ एक घर वापसी नहीं थी, यह एक ऐसी सच्चाई की ओर पहला कदम था जो उसके वजूद को हिलाकर रख देने वाली थी। उनकी देखभाल के लिए एक सहायिका थी, आलिंग रोना, एक भली औरत जिसकी बातें हमेशा गांव की कहानियों और किंवदंतियों से भरी रहती थीं। ईमान, तुम्हें पता है, गांव में फिर से असवांग देखे जा रहे हैं, उसने एक दोपहर कहा जब वह लोलो नारदो को दलिया खिला रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, एक गहरी चिंता। जानवरों पर हमला हो रहा है, लोग सहमे हुए हैं। ईमान ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। शहर में रहकर विज्ञान और तर्क की दुनिया में जीकर ये बातें उसे बचकानी लगती थीं। असवांग, खून चूसने वाले राक्षस, यह सब पुरानी कहानियां थीं जो अंधेरे में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं। उसका आंतरिक संसार इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी चेतना को इन अंधविश्वासों से दूर रखने का चुनाव कर लिया था। वह यहाँ अपने दादा की देखभाल करने आया था, न कि गांव वालों की काल्पनिक कहानियों में उलझने। आलिंग रोना, यह सब जंगली जानवरों का काम होगा, उसने लापरवाही से कहा। लेकिन उसकी आंखों के कोने में उसके दादा की स्थिर निगाहों में एक अजीब सी चमक थी जिसे वह समझ नहीं पाया। ईमान का यह इनकार सिर्फ शहरी अहंकार नहीं था, इसके पीछे एक गहरा अनकहा दर्द छिपा था। एक ऐसा सच जिसे उसने अपने मन के किसी अंधेरे कोने में दफन कर दिया था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि विश्वास करने का मतलब उस दर्द को फिर से जीना होता। इसलिए वह अपनी चुनी हुई हकीकत में जीता रहा। दिन बीतते गए। वह अपने दादा के साथ समय बिताता, उन्हें पुरानी तस्वीरें दिखाता, शहर के किस्से सुनाता। पर रात होते ही गांव का माहौल बदल जाता। हवा में एक अनजाना सा खौफ तैरने लगता। कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सामान्य नहीं लगती। ऐसा लगता था जैसे वे किसी अनदेखे दुश्मन को चेतावनी दे रहे हों। ईमान इन सब चीजों को नजरअंदाज करता रहा, खुद को यह यकीन दिलाता रहा कि यह सब उसके मन का वहम है। यह उसका एक रक्षा कवच था, एक ऐसी धारणा जिसे वह किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता था। लेकिन सतह के नीचे जो कुछ पक रहा था वह जल्द ही एक ऐसे तूफान के रूप में सामने आने वाला था जो उसके इस कवच को तोड़कर रख देगा। यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। बदलाव की पहली दस्तक एक छोटी बच्ची के रूप में आई। उसका नाम नैने था, जो पड़ोस में रहती थी। एक शाम ईमान ने उसे घर के बाहर रोते हुए देखा। उसकी छोटी छोटी हथेलियों में एक सफेद पिल्ले का पट्टा था, लेकिन पिल्ला गायब था। क्या हुआ नैने? ईमान ने नरमी से पूछा। सिसकियों के बीच उसने जो बताया उससे ईमान के अंदर कुछ ठंडा पड़ गया। पुती, मेरा पुती। असवांग उसे ले गया। वह रोते हुए बोली, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा,
बड़ी काली परछाई और उसकी आंखें लाल थीं। ऐमान के पास उसे दिलासा देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एक बच्चे की कल्पना या एक भयानक सच्चाई का पहला सबूत। उस रात जब वह अपने दादा के कमरे में गया तो उसने देखा कि लोलो नारदो खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रहे थे। उनके चेहरे पर लकवे की शून्यता नहीं बल्कि एक गहरी सतर्कता थी, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। एहसास ही कुंजी है और उस पल ऐमान को पहली बार असली खतरे का एहसास हुआ। अब रातें पहले जैसी नहीं रहीं। हर आहट, हर सरसराहट ऐमान के कानों में खटकने लगी। नैने की आंखों का डर और उसके पिल्ले पुती की कहानी उसके दिमाग में घूमती रहती। वह अब भी असवांग के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके अंदर शक का बीज पनप चुका था। उसका तर्क संगत मन अब गांव की भयावह फुसफुसाहटों से लड्डे रहा था। उसका आंतरिक संसार एक रणभूमि बन चुका था। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती की कांपती लौ में परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं और हर परछाई एक राक्षस की तरह लग रही थी। ऐमान ने अपने दादा को देखा जो अपनी व्हीलचेयर में शांत बैठे थे, लेकिन उनकी शांति में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंधेरा, यह खामोशी उनके लिए कोई नई बात नहीं है, जैसे वे इस अंधेरे के किसी गहरे राज्य को जानते हों। ऐमान को यह एहसास होने लगा था कि वह जो देख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। वह पहले से ही एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसके नियम उसे पता नहीं है। अब और गहराई में जाने का समय था। ऐमान के अंदर का शक अब एक दहकते हुए अंगारे में बदल चुका था। उसके इनकार के पीछे की असली वजह अब सतह पर आने को बेताब थी। एक ऐसा राज जिसे उसने अपने ही मन की गहराइयों में कैद कर रखा था। उसके माता पिता, उन्हें असवांगों ने मारा था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उसके रिश्तेदारों ने एक कार दुर्घटना के पर्दे के पीछे छुपा दिया था, उसे बचाने के लिए, उसे एक सामान्य जीवन देने के लिए। लेकिन चेतना से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। वह दर्द, वह अधूरापन हमेशा उसके साथ रहा। वह असवांगों के अस्तित्व को इसलिए नकारता था क्योंकि उन्हें स्वीकार करने का मतलब होता अपने सबसे बड़े डर को, अपने सबसे गहरे जख्म को स्वीकार करना। उसका पूरा अस्तित्व इस एक धारणा पर टिका था कि राक्षस असली नहीं होते, और यही धारणा अब टूटने की कगार पर थी। क्योंकि जिस रात बिजली गई वह सिर्फ एक सामान्य ब्लैकआउट नहीं था, वह एक निमंत्रण था अंधेरे में छिपी शक्तियों के लिए घर के अंदर आने का। और वे आए। पहले एक खरोंचने की आवाज आई खिड़की के शीशे पर, जैसे कोई जानवर अपने पंजों से उसे कुरेद रहा हो। ऐमान का खून जम गया। उसने मोमबत्ती उठाई और दबे पांव अपने दादा के कमरे की ओर बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, इस ख्याल से कि उसे अपने लकवाग्रस्त दादा को बचाना होगा। पर उसने जो देखा उसने उसकी हकीकत के धागे को ही तोड़ दिया। कमरे के बीचों बीच व्हीलचेयर खाली पड़ी थी और उसके दादा लोलो नारदो अपने पैरों पर खड़े थे, सीधे, मजबूत, और उनकी आंखों में दशकों का दबा हुआ गुस्सा था। खिड़की के बाहर एक भयानक सिलुएट उभरा, झुकी हुई पीठ, लंबे पंजे और चमकती लाल आंखें। इससे पहले कि ऐमान चीख पाता, लोलो नार्दो एक बिजली की तेजी से आगे बढ़े। वह अब एक कमजोर, लकवाग्रस्त बूढ़ा नहीं था, वह एक योद्धा था। एक संक्षिप्त, क्रूर लड़ाई हुई जिसमें परछाइयां एक दूसरे से टकराईं और फिर एक दर्दनाक चीख के साथ बाहरी सिलुएट अंधेरे में गायब हो गया। तभी बिजली वापस आ गई। टूटी हुई खिड़की और अपने पैरों पर खड़े लोलो नार्दो की अविश्वसनीय सच्चाई को उजागर करते हुए। खामोशी इतनी गहरी कि ऐमान को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। लोलो नार्दो ने एक लंबी सांस ली, जैसे सालों बाद पहली बार खुलकर सांस ले रहे हों। मेरा लकवा एक धोखा था, ऐमान, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब कोई कमजोरी नहीं थी, यह एक जाल था। उन्होंने बताया कि उनका यह असहाय अवस्था एक चयन था, एक जानबूझकर ओढ़ी हुई कमजोरी, ताकि वे अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तालिमास, असवांगों का नेता, वही जिसने सालों पहले उनके बेटे और बहू यानी ऐमान के माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वह कोई दुर्घटना नहीं थी,
वह एक कत्ल था, एक युद्ध की शुरुआत। लोलो नारदो तालिमास के लौटने का इंतजार कर रहे थे, अपनी शक्ति को छुपाकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और ईमान का घर लौटना, उस खून का घर लौटना जिसे तालिमास चाहता था, वह चारा था जिसने आखिरकार राक्षस को उसकी मात से बाहर निकाल दिया था। ईमान का आंतरिक संसार बिखर गया। जिस झूठ पर उसका जीवन टिका था, वह अब उसके सामने नंगा खड़ा था। इस सच्चाई का बोझ असहनीय था। गुस्सा, धोखा और एक ऐसा डर जो उसकी हड्डियों तक में समा गया था। उसके माता पिता की यादें, जो अब तक दुखद लेकिन सरल थीं, अब एक भयानक अलौकिक हिंसा के रंग में रंग गई थीं। अब सब कुछ बदल गया था। उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य। लोलो नार्दो उसे गांव की एक पुरानी मरहम लगाने वाली लोला मारिता के पास ले गए। वह एक झोपड़ी में रहती थी जो जड़ी बूटियों और पुरानी किताबों की महक से भरी थी। लोला मारिता की झुर्रियों वाली आंखों ने ईमान को ऐसे देखा जैसे वे उसकी आत्मा के आर पार देख रही हों। उन्होंने लोलो नारदो की कहानी की पुष्टि की, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने ईमान के पैरों तले जमीन खिसका दी। तालिमास तुम्हारे परिवार के पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि वे इंसान हैं, उन्होंने धीरे से कहा। वह तुम्हारे पीछे इसलिए है क्योंकि तुम उसके जैसे हो। तुम्हारा वंश ये साधारण इंसानों का नहीं है, ईमान, लोला मारिता ने आगे कहा, और उनके हर शब्द के साथ कमरा और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। उन्होंने खुलासा किया कि ईमान का खून असवांग का है, लेकिन एक अलग, प्राचीन और शक्तिशाली नस्ल का। वे रक्षक थे, संतुलन बनाए रखने वाले। लेकिन तालिमास एक भ्रष्ट शाखा से था जो केवल शक्ति और विनाश चाहता था। वह ईमान के वंश को खत्म करना चाहता था ताकि वह निर्विवाद नेता बन सके। ईमान कोई पीड़ित नहीं था, वह एक वारिस था। उसे इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए ही चुना गया था। वह जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिससे सबसे ज्यादा डरता था, वह उसकी अपनी पहचान का हिस्सा था। उसका मैं हूं पूरी तरह से बदल गया था। वह पहले से ही वह था जिससे वह भाग रहा था। यह एहसास एक चाबी की तरह था जिसने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया था जिसे वह कभी बंद नहीं कर सकता था। सच को स्वीकार करना एक बात है और उसे जीना बिल्कुल दूसरी। ईमान का आंतरिक संसार अब एक तूफान से गुजर रहा था। वह इंसान था, पर उसके अंदर एक राक्षस भी था। इस विरोधाभास के साथ कैसे जिया जाए, इसका जवाब लोला मारिता के पास था। ईमान ने गुप्त रूप से उनके साथ प्रशिक्षण शुरू किया। यह कोई शारीरिक लड़ाई का प्रशिक्षण नहीं था, यह अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण था। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी असली ताकत है, लोला मारिता उसे बताती। तुम जो होने की धारणा बना लोगे, तुम्हारी शक्ति उसी का आकार ले लेगी। वे उसे ध्यान लगाना सिखाती, रात के अंधेरे में अपनी इंद्रियों को तेज करना सिखाती, उसे उस जानवर को महसूस करना सिखाती जो उसके अंदर सोया हुआ था, उसे वश में करना, न कि उसका गुलाम बनना। हर रात ईमान अपनी सीमाओं को धकेलता, अपने डर का सामना करता। वह एक नई चेतना में प्रवेश कर रहा था, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान और राक्षस का भेद मिट जाता है। यह एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। जबकि ईमान अपनी नई पहचान के साथ जूझ रहा था, तालिमास और उसके असवांग इंतजार नहीं कर रहे थे। गांव पर उनके हमले और भी बढ़ गए और भी क्रूर हो गए। अब बात सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं रही। लोग गायब होने लगे। रात में यात्रा करने वाले राहगीर, खेतों में काम करने वाले किसान, सुबह उनकी लाशें मिलती या कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। गांव पर एक खौफ का साया मंडराने लगा था। सूरज ढलते ही दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती, गलियां वीरान हो जाती। हर परछाई में अब लोगों को मौत दिखाई देती। हवा में फुसफुसाहटें थीं, लाल आंखों वाली परछाइयों की, पंखों की फड़फड़ाहट की। यह डर अब ईमान के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं था। वह इसे लोगों की आंखों में देख सकता था, वह इसे हवा में महसूस कर सकता था। यह एक सामूहिक चेतना बन गई थी, एक ऐसा डर जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुका था, और यह ईमान पर हर पल दबाव बना रहा था कि वह जल्दी तैयार हो। और फिर उस हमले ने सब कुछ बदल दिया जो व्यक्तिगत था। एरिक,
वह ईमान का पुराना सहपाठी था। वे एक साथ स्कूल में पढ़े थे, एक दूसरे को जानते थे। एक सुबह उसकी लाश गांव के चौराहे पर मिली। जिस क्रूरता से उसे मारा गया था वह साफ साफ बता रहा था कि यह किसी जानवर का काम नहीं है। ये एक संदेश था, तालिमास का, ईमान के लिए। यह कहने का एक तरीका था, तुम कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हारे करीब पहुंच ही जाऊंगा। एरिक का निर्जीव चेहरा देखकर ईमान के अंदर का सारा संदेह, सारा संकोच खत्म हो गया। यह अब उसके माता पिता के अतीत का बदला लेने की लड़ाई नहीं थी। यह वर्तमान को बचाने की, निर्दोष लोगों को बचाने की लड़ाई थी। उसके सामने अब एक स्पष्ट चयन था, या तो वह अपनी शक्ति को अपनाकर लड़े या फिर अपने जानने वाले और लोगों को मरते हुए देखे। और ईमान ने अपना चुनाव कर लिया था। एरिक की मौत ने लोलो नार्दो के अंदर दबे आखिरी राज को भी बाहर निकाल दिया। उस शाम उन्होंने ईमान को वह बताया जो उन्होंने दशकों से किसी को नहीं बताया था। वह सिर्फ एक असवांग वंश से नहीं थे, वह कभी असवांगों के नेता थे, उनके राजा, सबसे शक्तिशाली। लेकिन फिर उन्हें ईमान की दादी से प्यार हो गया जो एक इंसान थी। उस प्यार के लिए उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी विरासत, सब कुछ त्याग दिया और एक सामान्य जीवन चुना। यह उनके प्यार की क्रियाशील शक्ति थी जिसने उनकी पूरी हकीकत बदल दी। लेकिन उनके इस फैसले ने एक शून्य पैदा कर दिया और तालिमास, जो कभी उनका सबसे वफादार सेनापति था, ने इसे एक धोखे के रूप में देखा। उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और असवांगों को विनाश के रास्ते पर ले गया। लोलो नार्दो का प्यार और त्याग ही इस सारे फसाद की जड़ था। मैंने अपनी विरासत को त्याग दिया, ईमान, लोलो नार्दो ने कहा। उनकी आंखों में सदियों का बोझ था और कानून के अनुसार वह विरासत अब मेरे खून के अगले वारिस की है, तुम्हारी। ईमान सिर्फ एक असवांग नहीं था, वह उनका असली नेता था, सही उत्तराधिकारी। तालिमास यह जानता था और इसीलिए वह ईमान को खत्म करना चाहता था। अब सारी पहेलियां जुड़ चुकी थीं। उसके माता पिता का बलिदान, लोलो नार्दो का धोखा, गांव पर हो रहे हमले और एरिक की मौत, ये सब एक ही कहानी के हिस्से थे और ईमान उसका केंद्र था। उसके कंधों पर अब सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य था। उसने अपने दादा की आंखों में देखा और पहली बार उसे अपने अंदर के राक्षस से डर नहीं लगा। उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। उसका मैं हूं अब डर से नहीं बल्कि संकल्प से परिभाषित था। वह तालिमास से लड़ेगा और इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पूर्णिमा की रात, चांद आसमान में एक सफेद घाव की तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी गांव पर एक कफन की तरह फैली हुई थी। हवा थम गई थी, एक भयानक खामोशी थी, तूफान से पहले की खामोशी। घर के अंदर ईमान और लोलो नार्दो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी चेतना को आने वाले खतरे पर केंद्रित कर लिया था। फिर वह खामोशी टूटी। पहले एक दूर से आती हुई गड़गड़ाहट, जैसे सैकड़ों पंख एक साथ फड़फड़ा रहे हों। फिर वह आवाजें करीब आती गईं और उनके साथ जानवरों जैसी गुर्राहट और फुफकार भी शामिल हो गई। सवांग आ चुके थे। उन्होंने घर पर चारों ओर से हमला कर दिया। दीवारों पर पंजों की खरोंचें, दरवाजों पर शरीरों की धमक और खिड़कियों पर भयानक चेहरों की झलकियां। यह एक हमला नहीं, एक घेराबंदी थी। तालिमास अपनी पूरी ताकत के साथ आया था। घर की लकड़ी चरमराने लगी, दरवाजा टूटने वाला था। लोलो नार्दो ने ईमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक भयानक दृढ़ता थी। तुम्हारी ट्रेनिंग काफी नहीं है ईमान, उन्होंने कहा। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को जगाना होगा। तुम्हें अपने खून की असली पुकार को सुनना होगा। ईमान समझ नहीं पाया। कैसे? उसने पूछा। लोलो नार्दो ने अपनी बांह आगे बढ़ाई। तुम्हें मुझे काटना होगा, उन्होंने कहा। हमारे वंश का नियम है, शक्ति केवल तभी पूरी तरह से जागृत होती है जब एक नस्ल दूसरी नस्ल के खून को कबूल करती है। ये एक भयानक विचार था, अपनी ही प्रकृति के सामने अंतिम समर्पण। ईमान हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने दादा की आंखों में देखा और बाहर मंडराती मौत को महसूस किया। एहसास ही कुंजी है। उसने अपनी सारी हिचकिचाहट को परे किया और अपने दादा की बांह पर झुक गया। जैसे ही उसके दांत धंसे, उसे एक बिजली का झटका लगा। उसके अंदर कुछ टूट गया।
या शायद हमेशा के लिए जुड़ गया। उसका शरीर आग की तरह जलने लगा। उसकी आंखों के सामने छवियां कौंधी, जंगल, शिकार, खून और सदियों पुरानी यादें। उसकी नस नस में एक आदिम शक्ति दौड़ने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो दुनिया अलग दिख रही थी। हर आहट, हर गंध 100 गुना तेज हो गई थी। उसका मैं हूं अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह ऐमान था और वह असवांग भी था। ठीक उसी पल दरवाजा टूटकर गिर गया और तालीमास के राक्षस अंदर घुस आए। लेकिन उनका सामना एक डरे हुए लड़के और एक बूढ़े आदमी से नहीं हुआ। उनका सामना 2 योद्धाओं से हुआ जिनकी आंखों में पूर्णिमा की आग जल रही थी। ऐमान और लोलो नार्दो एक साथ लड़े, एक ऐसा तालमेल जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐमान अपनी नई पाई गई गति और ताकत से लड़ रहा था और लोलो नार्दो अपने दशकों के अनुभव और चालाकी से। वे मौत का एक बवंडर थे जिसने तालीमास की सेना को तहस नहस कर दिया। जल्द ही कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, ऐमान, एक घायल लोलो नार्दो और स्वयं तालीमास। वह दूसरों से बड़ा और कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों में नफरत और लालच का मिश्रण था। आखिरकार असली वारिस ने अपनी जगह दिखा ही दी। उसने व्यंग्य से कहा, लेकिन तुम आधे इंसान हो, कमजोर। लड़ाई शुरू हुई और तालीमास की क्रूर शक्ति ऐमान पर भारी पड़ने लगी। तभी लोलो नार्दो ने बिस्तर के नीचे से कुछ निकाला, एक पुरानी नक्काशीदार तलवार, एक काम्पिलान। ये तुम्हारी दादी का है, वे हाँफते हुए बोले। ये सिर्फ स्टील नहीं है, इसमें एक इंसान का प्यार और विश्वास है, एक ऐसी शक्ति जिससे हम जैसे जीव भी डरते हैं। ऐमान ने तलवार को पकड़ा। वह गर्म थी, जैसे जिंदा हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसके 2 हिस्सों में बंटी होने में नहीं, बल्कि उनके एक होने में है। अंतिम टकराव। ऐमान ने अपनी कल्पना को उड़ान दी, अपनी शक्ति को उस तलवार में केंद्रित किया। वह अब केवल लड़ नहीं रहा था, वह नाच रहा था अपनी दोहरी प्रकृति के संगीत पर। उसने तालीमास के हर हमले का अनुमान लगाया, हर वार को काटा। उसकी इंसानियत ने उसे प्यार और उद्देश्य दिया और उसके अस्वांग खून ने उसे ऐसा करने की ताकत दी। तालीमास गुस्से से अंधा हो गया। उसने एक आखिरी हताश हमला किया। ऐमान ने खुद को संभाला, अपनी दादी के प्यार और अपने माता पिता के बलिदान को याद किया और पूरी ताकत से वार किया। काम्पिलान तालीमास के सीने में उतर गया और उससे एक अप्राकृतिक रोशनी निकली। एक भयानक चीख रात में गूंजी और फिर खामोशी में विलीन हो गई। तालीमास की दुष्ट सत्ता का अंत हो गया था। ऐमान धूल और खून में लथपथ, हाथ में चमकती तलवार लिए खड़ा था। गांव सुरक्षित था, आतंक खत्म हो गया था। लेकिन ऐमान के लिए यह अंत नहीं था। यह एक नई और कहीं ज्यादा जटिल कहानी की शुरुआत थी। आपके अंदर का जानवर अब जाग चुका है। अब आप उसे वापस सुला नहीं सकते, आप बस उसके साथ जीना सीख सकते हैं। तो अब जब रात को आपके घर में कोई अजीब आवाज आएगी, तो क्या आप उससे डरेंगे जो बाहर है, या उससे जो आपके अंदर से जवाब दे रहा है? नीचे कमेंट्स में बताएं, आज के बाद आप अपने घर की कौन सी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो अगली कहानी का इंतजार करें। अभी क्लिक करें और अंधेरे में अपना असली चेहरा देखें।